क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपैक? बताइए, सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओपैक का पूर्ण रूप क्या है? सिर्फ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है ओपैक का पूरा नाम, बता पाएंगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपैक? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, या फिर ऑनलाइन प्रॉपर्टी एडवाइजरी कमेटी, या ऑपरेशनल एडवाइजरी कमेटी, या ऑपरेशनल पर्सनल एक्सेस कोड। सब लोग मेरे ख्याल से इसका आंसर दे पाएंगे। ओपैक जो कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है। समझ गए? समझ गए क्या यहां तक कि ओपैक का पूरा नाम जो है वो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है। ठीक है। ओपैक जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय सूची के लिए मानकीकृत डेटाबेस के रूप में उपलब्ध होता है। इसके द्वारा पाठक अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी उपयोगी सूचना है उनको बिना किसी पुस्तकालय कर्मी की सहायता से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस ओपैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ओपैक जो है वो रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम भी कहलाता है। यानी ओपैक की सहायता से पाठक जो है वो किसी भी समय पुस्तकालय सूची की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं यहां तक? यानी ओपैक जो है वो एक त्वरित सूचना सेवा की श्रेणी में आता है। त्वरित सूचना सेवा यानी रेडी रेफरेंस सर्विस की श्रेणी में ओपैक को माना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी बिना कर्मचारी की सहायता से कोई पाठक अगर पुस्तकालय के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता है तो वो ओपैक की सहायता से प्रदान कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समझ गए ना? मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि ओपैक की जो ओपैक को स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो मैंने पहले भी बताया था कि ओहियो स्टेट लाइब्रेरी द्वारा वर्ष 1975 में इसे स्थापित किया गया था। सभी को पता है, शायद जान पा रहे हैं, है ना? और 1978 में डलास पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा इसे उपयोग में लिया गया था। यहां तक सबको मालूम है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? विच इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ डीडीसी? ऑप्शन देखकर आप लोग टिक कर पाए, बताइए। मेरे ख्याल से बच्चे अभी कमेंट में लिखेंगे भी कि इसमें तो कंफ्यूजन है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, क्योंकि ऑप्शन में 21, 19, 23 और 22 ये एडिशन दिए हैं, जबकि लास्ट में डीडीसी के जितने एडिशन प्रकाशित हुए थे उनको हम इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन एडिशन के रूप में जानते थे। अब मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन है आपको या फिर इनमें से ही टिक कर दोगे? बताइए, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? यहां बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, और डिलीट करने के पीछे का जो रीजन था वो हम अभी चर्चा करेंगे कि डीडीसी जो है, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो था वो डीवी फॉर विंडोज नाम से जाना गया था। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले जो पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था वो वर्ष 1993 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था उसे वर्ष 1996 में प्रकाशित किया गया, जो विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आधारित था। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में प्रकाशित किया गया था और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण वर्ष 1996 में प्रकाशित किया गया था, जिसे विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आधारित था। ठीक है, इसी का ऑनलाइन संस्करण हम कहें तो 2000 में प्रकाशित हुआ। देखिए, वर्ष 1996 में डीडीसी का कौन सा एडिशन आया था? तो 21st एडिशन, है ना? और 2003 में कौन सा आया था?
2003 में 22वां आया था और 2011 में 23वां संस्करण आया था, है ना, ये सबको पता है। देखिए जो 2003 में आया था उसे वेव डीवी के नाम से जाना गया था, वेव डीवी के नाम से जाना गया था, ठीक है। वर्ष 1996 में जो आया था वो डीवी फॉर विंडोज नाम से जाना गया था, ठीक है, आगे समझ में। और जो लास्ट 2011 में जो प्रकाशित हुआ था वो वेव 2.0, वेव 2.0, ठीक है, ये ऑनलाइन एडिशन के रूप में प्रकाशित किया गया था। यानी यहां हम कहें तो 22वां, 23वां और 21वां ये तीनों ही तो ऑनलाइन संस्करण माने जाएंगे। तो हम टिक कौन से पे कर दें, इसीलिए बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। समझ गए? आप लोग इतना जरूर ध्यान रखना कि 21वां संस्करण था तो वो किस नाम से आया और 22वां किस नाम से आया और 23वां किस नाम से आया, जबकि ये सारे ही इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन एडिशन के रूप में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17, एमबीओ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ? आंसर दे पाएंगे शायद, तो ऑप्शन फर्स्ट मैनेजमेंट बजट ऑपरेशन, ये होगा क्या? मैनेजमेंट बजट ऑपरेशन नहीं। मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर जो होगा वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होगा। समझ गए ना? एमपीओ का पूरा नाम क्या होगा? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पूर्ण प्रबंधन होगा, ठीक है। इस सिद्धांत को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया था वर्ष 1954 में, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना था, ठीक है। यानी जब तक किसी संस्था के उद्देश्यों का निरूपण नहीं किया जा सकता तब तक उसके लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहले बोला गया था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पूर्ण प्रबंधन हमेशा आवश्यक होता है किसी भी संगठन या संस्था के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम आप ध्यान रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि एमपीओ का पूरा नाम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, यानी उद्देश्य पूर्ण प्रबंधन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसी बुक के लिए यहाँ पे दिया गया है एक स्लाइड जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए मुख्य रूप से उपयोगी साबित होगी, ठीक है। आगे चर्चा करें तो निम्न में से पीपीबीएस बजट निर्माण की एक विधि होती है। पीपीबीएस लिखा भी है ब्रैकेट में कि बजट निर्माण की एक विधि क्या है? पीपीबीएस का विकास या प्रतिपादन किसने किया? यहां पूछा है किसने किया, तो आप लोगों को ये बताना है कि पीपीबीएस का विकास किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि पीपीबीएस का पूरा नाम क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं पीपीबीएस, इसका पूरा नाम क्या होगा? तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ठीक है, इसका पूरा नाम होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन सकता है क्योंकि फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है। तो पीपीबीएस का पूरा नाम प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इस विधि का सबसे पहले जो प्रस्तावन दिया था, यानी सबसे पहले इस विधि को 1961 में यूएस डोड द्वारा प्रकाशित की गई थी, यानी प्रस्तावित की गई थी, ठीक है, समझ गए। इसे आर.एस. मैकनबरा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है
वो RS मैकनामरा इनके द्वारा इस विधि को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ये विधि जो है वो बजट के प्रबंधन में कार्यक्रम और निष्पादन दोनों को महत्वपूर्ण कारक मानती है, यानी कार्यक्रम भी इस विधि के लिए महत्वपूर्ण कारक है और निष्पादन भी महत्वपूर्ण कारक होता है। यहाँ पूछा है कि किसके द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था, तो RS मैकनामरा नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस विधि को प्रतिपादित किया था। वर्ष 1961 में सबसे पहले US डोड द्वारा प्रतिपादित की गई थी। किसके द्वारा? US डोड, USDOD द्वारा सबसे पहले इसे प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन RS मैकनामरा द्वारा किया जाता है। ये मुख्य रूप से आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, यानी आगे जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसके पूरे नाम से बन सकता है, यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। समझ गए? मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है? यानी प्रिपेयरिंग द लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर्स बजट इज नोन एज। इसमें ऑप्शंस देखिए, शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट, या फिर विस्तृत रूप में बजट, या निष्पादन बजट, या योजना बजट। आप ऑप्शन में से टिक कर पाएंगे, बताइए कि इसमें कौन सा होगा। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है? बता पाएंगे? जल्दी बताइए। आंसर जो होगा वो शून्य आधारित बजट होगा, यानी जीरो बेस्ड बजट इसका राइट आंसर होगा। थोड़ी सी मेरे साथ साथ आप समझने का प्रयास करें कि देखिए, ऐसा बजट जिसमें पुराने बजट को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाए और एक नए सिरे से नए बजट का निर्माण करें, तो वो शून्य आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ पाए हैं? यानी बजट निर्माण की जो ये शून्य आधारित बजट निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, वो एक ऐतिहासिक बजट निर्माण की प्रक्रिया से पूरी तरह भिन्न मानी जाती है। ठीक है, यानी जीरो बेस्ड बजट जो निर्माण जो विधि है, इसका सबसे पहले 1970 में पीटर फैयर द्वारा प्रयोग किया गया था जीरो बेस्ड बजट को। यहां जो इंपॉर्टेंट है वो पीटर फैयर द्वारा। देखिए, आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीरो बेस्ड बजट का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा कब किया गया था? तो 1970 में पीटर फैयर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम का। ठीक है, और ये जो बजट निर्माण की विधि है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में PPBS भी पढ़ा था, जो वो भी एक बजट निर्माण की विधि थी, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। ठीक है, ये उस PPBS बजट निर्माण की पद्धति से पूरी तरह भिन्न है। समझ रहे? यानी बजट निर्माण की जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है, उसे किसके द्वारा दिया गया था? 1961 में US डोड द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि हम पीटर फैयर द्वारा जीरो बेस्ड बजट दिया था। तो इन विधि में थोड़ा बहुत तालमेल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है कि पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है? यानी जीरो बेस्ड बजट। जब भी इस पद्धति से कोई बजट तैयार किया जाएगा तो वहां
पहले जो बजट था, जो यानी पुराना जो बजट था, उस पुराने बजट को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाए और एक नए सिरे से नए बजट का निर्माण करना ही जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रिकॉर्ड इन ए लाइब्रेरी? बताइए मुझे कि पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है। यानी इन चारों में से आप आंसर दे पाएंगे कि सूची यानी कैटलॉग मेन रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है, या परिग्रहण पंजिका, या संग्रह पंजिका, या सेल्फ सूची। इन चारों में से कौन सा आंसर आप टिक करेंगे? मुझे जरा बताइए कि पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड जो माना जाता है वो परिग्रहण पंजिका को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी परिग्रहण पंजिका जो है वो पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। समझ रहे? यानी परिग्रहण पंजिका को जब भी पुस्तकों का निरीक्षण किया जाए वहां उसे मुख्य औजार के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? यानी ये जो पंजिका है वो पुस्तकालय के संग्रह के कालानुक्रमिक विकास को दर्शाती है, इसीलिए इस पंजिका को पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण या स्थायी अभिलेख के रूप में माना जाता है। यानी पुस्तकालय के अंतर्गत ये पंजिका जो है वो परिग्रहण पुस्तिका के रूप में भी हो सकती है, या स्टॉक रजिस्टर के रूप में भी हो सकती है, या परिग्रहण फाइल के रूप में भी हो सकती है, या फिर परिग्रहण पत्रक के रूप में भी हो सकती है। यानी नाम कुछ भी हो, लेकिन परिग्रहण पंजिका जो है वो एक स्थायी अभिलेख या मुख्य रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पुस्तकालय में स्थायी अभिलेख के रूप में किसको जाना जाता है? तो परिग्रहण पंजिका को जाना जाता है, ध्यान रखना, एक्सेशन रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21। ICOLC का पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म ऑफ ICOLC। बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। ICOLC। सारे ऑप्शन इस तरीके से बनाते हैं कि इनमें बच्चा कंफ्यूजन में पड़ ही जाता है कि इंटरनेशनल होगा या इंडियन होगा या क्या होगा। तो थोड़ा सा फुल फॉर्म को आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म मोस्ट ऑफ पूछी जाती है। इंडियन कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया, या इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया, या इंडियन कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, या फिर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। इनमें से कौन सा होगा आप लोग टिक करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां राइट आंसर होगा, यानी इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। इंडियन नहीं है, ध्यान रखना, आई फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। ठीक है, हिंदी में जो इसका नाम जाना जाता है वो लाइब्रेरी कंसोर्टिया का अंतरराष्ट्रीय गठबंधन माना जाता है। ठीक है, विश्व भर में पुस्तकालय कंसोर्शिया का एक अनौपचारिक या स्व संगठित समूह के रूप में जाना जाता है, जो संघ के सदस्यों के बीच सामान्य हित के मुद्दों पर या फिर रणनीतिक तथा व्यवहारिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं? यहां तक सब लोग समझ पाए हैं? सबसे पहले ICOLC की पहली बैठक जो हुई थी वो अनौपचारिक रूप से हुई कब? 1997 में। वर्ष 1997 में अनौपचारिक रूप से इसकी पहली बैठक की गई थी, जो किस नाम से की गई थी बता पाएंगे? कंसोर्शियम ऑफ कंसोर्शिया, COC। समझ गए ना?
सीओसी के रूप में इसकी पहली बैठक 1997 में की गई थी। ठीक है, बाद में जब इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता चला गया, वैश्विक चरित्र को प्रतिबंधित किया, तो इसका नाम बदला गया और इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, यानी सीओसी नाम को परिवर्तित करके ICOLC कर दिया गया था। ठीक है ना, समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है? Which of the following acronyms represents the functional elements of scientific management? ये क्वेश्चन है आपके सामने। मेरे ख्याल से जितने विद्यार्थी लाइब्रेरियन से जुड़े हैं वो सब इनमें से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इनका राइट आंसर क्या है। यानी सबने पोस्ट कॉर्प का नाम सुना होगा। और पोस्ट कॉर्प में इन सभी का अर्थ भी आपको पता होगा अलग अलग। अभी हम पढ़ेंगे, पूरा समझ पाएंगे आप सब लोग। बताते चलिए मुझे कि कौन सा संक्षिप्त वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है, यानी कुछ क्रियात्मक तत्व थे, उनको इनमें से कौन सा है ऐसा शब्द जो उन तत्वों को बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, यानी पोस्ट कॉर्प जो संक्षिप्ताक्षर है यानी संक्षिप्त शब्द है वो वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बताता है। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को वर्ष 1916 में हेनरी फ्योल के प्रबंधन के कार्यों एवं तत्वों के रूप में व्यवस्थित अध्ययन किया था हेनरी फ्योल ने। कब? वर्ष 1916 में। समझ गए? समझ पाए हैं यहां तक? तो फ्योल ने ही सबसे पहले प्रबंधन के 5 कार्यों का जिक्र किया था। यहां तक आपको पता है किसने किया था? सबसे पहले हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए थे। कौन कौन से थे उनमें भी आपको पता है, मैं एक बार लिख देती हूँ कि सबसे पहले जो प्रबंधन के 5 कार्य थे आप बताते चलिए। नियोजन, संगठन, पता है आपको? निर्देशन, लिखूं मैं या बोल दूं? नियोजन, संगठन, देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं? निर्देशन, समझ गए? नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, सब देख रहे हैं? समन्वय एवं नियंत्रण, यानी सबसे पहले हेनरी फ्योल ने जो प्रबंधन के 5 कार्य बताए वो ये थे। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। समझ गए ना यहां तक? हेनरी फ्योल के बाद लूथर गुलिक और एल उर्विक नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा प्रबंधन के 7 नियम दिए गए, 7 फलन या तत्व दिए गए। ठीक है, वो कौन से थे? इसीलिए ये जो नाम है वो पोस्ट कॉर्प संक्षिप्ताक्षर दिया गया था, क्योंकि यहाँ 7 शब्दों का जिक्र किया था। 7 जो तत्व थे वो किस प्रकार थे अब यहाँ हम देखेंगे। तो इन 5 को मैं एक बार के लिए इरेज कर रही हूँ और पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम यहाँ लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 7 जो तत्व थे वो कौन से थे। ठीक है, अब बता पाएंगे आप। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है, तब आप बता पाएंगे कि क्या है। P फॉर प्लानिंग, है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन,
बताइए, समझ रहे हैं ना आप लोग? में यहाँ पे इनको देखते जाइए और ध्यान में रखते जाइए, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। पोस्ट वर्ब का पूरा नाम तो खैर पूछा ही जा सकता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब बताइए मुझे, पोस्ट कॉर्प जो संक्षिप्ताक्षर था, जो संक्षिप्त नाम था पोस्ट कॉर्प, इसकी फुल फॉर्म इस प्रकार से दी गई थी। सबसे पहले जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने 5 कार्य बताए थे, लेकिन एल ओर्विक और लुथर गुलिक, इन दोनों व्यक्तियों ने इसके 7 तत्व बताए, और वो 7 जो कार्य थे वो इस प्रकार थे। ठीक है, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को इस प्रकार बताया गया था, 7 तत्वों के रूप में बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अब इसको। प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। हिंदी में भी शब्द याद रखने हैं आपको, क्योंकि वहां ऑप्शन में हिंदी में भी, आप हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज ना होना। प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, स्टाफिंग यानी कर्मचारी व्यवस्था। ठीक है, डायरेक्शन यानी निर्देशन, और कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, और बजटिंग यानी बजट। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रबंधन के, वैज्ञानिक प्रबंधन के 7 तत्वों का जिक्र किया था। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को यहां तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? देखिए कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है। अब तक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इस प्रकार पूछे गए थे कि पुस्तकालय का 5वां नियम कौन सा होगा, या पुस्तकालय का दूसरा नियम कौन सा होगा, या पुस्तकालय का पहला नियम कौन सा होगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से पूछा है, जो बच्चा शायद ही वहां तक पहुंच पाए, है ना। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे तो बच्चे और गहराई में जाएंगे, और गहराई में पढ़ेंगे फिर, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी उठाया जा सकता है। तो हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हमें सिलेक्शन अपना लेना है। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र है, कौन सा ऐसा नियम है? रंगनाथन ने 5 सूत्रों का जिक्र किया था, सबको पता होगा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र थे, और 5 सूत्रों को बाकायदा आप लोग गहराई में पढ़िए। समझ रहे? 5 सूत्रों में से कोई एक सूत्र उनमें ऐसा है जो ये कहता है कि पुस्तकालय एक बढ़ता है और वो अंतहीन बढ़ता है। समझ रहे? तो यहाँ द्वितीय नियम होगा, या फिर तृतीय नियम होगा, या चतुर्थ होगा, या पंचम होगा। कब दिए गए थे ये 5 सूत्र? रंगनाथन द्वारा दिए गए थे, सबको पता है। और कब दिए गए थे? इनका प्रतिपादन हुआ था 1928 में, लेकिन पुस्तक के रूप में जब प्रकाशित हुए ये वर्ष 1931 में। ठीक है, तो पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था का मतलब ही होता है कि पुस्तकालय बढ़ता है और वो अंतहीन बढ़ता है। यानी पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम ये कहता है कि पुस्तकालय अंतहीन बढ़ता है। ठीक है, सबको पता है ना कि पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र कौन सा है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग किया है इंग्लिश में। तो आप इसे भी गहराई से ध्यान देकर पढ़ें कि इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था। इसीलिए कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है। लाइब्रेरीज ग्रोज एंड एंडलेसली ग्रोज। समझ गए ना?
मेरे ख्याल से। 5 सूत्र बताने की जरूरत है या सबको पता है? पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम कौन सा है? बताइए। पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, सबको पता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा नियम, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम, पाठक का समय बचाओ। और पांचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये पांचों नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना, इनको पांचों को ढंग से पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24, शोध गंगा कोर्स है। शोध गंगा इज ए रिपोजिटरी ऑफ, इन ऑप्शंस में से आप टिक करिए, ई सिनॉप्सिस का, या ई थीसिस का, या ई बुक्स का, या ई जनरल का। शोध गंगा क्या है? एक कोश है। किसका कोश है ये बताना है। ठीक है, तो शोध गंगा जो है वो ई थीसिस का कोश है। ये भारत के शोध प्रबंधों का ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक भंडार होता है, जिसे इन्फ्लूनेट के द्वारा स्थापित किया गया था। किसको? शोध गंगा को। ठीक है, शोध गंगा को शोध के दौरान साहित्यिक चोरी या मुद्राधिकार उल्लंघन से बचने के लिए या फिर शोध की गिरती हुई गुणवत्ता को संभालने के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी जब भी कोई रिसर्च हो तो वहां रिसर्च की जो गुणवत्ता है उसे संभाला जा सके, उसे गिरने ना दिया जा सके, इसके उद्देश्य से वहां इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ जो शोध गंगा होगा वो ई थीसिस का कोर्स होता है। आंसर जो होगा वो ई थीसिस होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी कौन सी होती है? ये पूछा है कि यहाँ आप इनमें से कौन सा टिक कर पाएंगे कि मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी कहाँ दी हुई होती है? द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज। ठीक है, आप बताइए इनमें से आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा कि मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी किसमें दी हुई होती है? सांख्यिकीय और वर्णनात्मक रूप में, स्टैटिस्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रूप में दी हुई होती है या नहीं? देखिए, मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी उत्पन्न की जाती है उनका इनसे कोई रिलेशन है या नहीं है? आप तो इसे बताइए कि ये लास्ट के 3 जो ऑप्शन है इनसे रिलेटेड है या नहीं। पत्रिका और शोध रिपोर्ट कोई मतलब नहीं है। सांख्यिकीय सूचना तालिका यानी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टेबल्स, और 4 है सामाजिक विज्ञान रिपोर्ट यानी सोशल साइंस रिपोर्ट्स। है कि इस तरीके से कि मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी हमें सांख्यिकीय और वर्णनात्मक रूप में मिलती है, यानी स्टैटिस्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रूप में मिलती है। ठीक है, जब भी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में मौसमीय जानकारी सांख्यिकीय और वर्णनात्मक रूप से वर्णित की जाए तो वो होती है मौसम विभाग के द्वारा जानकारी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, किसमें? सांख्यिकीय और वर्णनात्मक रूप में। ठीक है, किसी भौगोलिक स्थान का तापमान अगर देखें या फिर वहां के वातावरण का विश्लेषण करें, उन जैसी विषय वस्तु को संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, ये सबको पता है। यानी टेम्परेचर अगर हम किसी जगह का देख रहे हैं तो हम कहते हैं 22 डिग्री है या 24 डिग्री है या 7 डिग्री है, यानी किसी संख्या के रूप में उसको निर्देशित किया जाता है। ठीक है, समझ गए? यानी हमें जो जानकारी मिलेगी मौसम विभाग के द्वारा वो सांख्यिकीय होगी और वर्णनात्मक होगी। यहाँ लैंग्वेज को समझते हुए आप आंसर सही टिक कर पाएंगे। ठीक है,
जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिस टॉपिक पे आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, है ना, लेकिन अगर हम उस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के सोचें और 4 ऑप्शन को देखें तो हम राइट जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने पेपर सॉल्व करना है तो उस तरीके से उस क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन पे गहराई से सोचिए कि इनमें कौन सा इससे रिलेटेड है, तब उस पे टिक करिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26, WIPO, विपो का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIPO? ये 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में से आप एक बार पढ़िए और इसमें टिक करिए कि विपो का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या? नहीं है। वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, एक है वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस शब्द को नहीं लिया, ये भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ये डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। समझ गए? WIPO का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। समझते हैं WIPO को कि ये क्या है? हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हैं यहाँ तक? इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1967 में की गई थी और इसका संचालन कब से शुरू हुआ? तो 26 अप्रैल 1970 से शुरू हुआ था। कब से किया गया था इसका संचालन? 26 अप्रैल 1970 से। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सभी देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना या फिर बौद्धिक संपदा को संरक्षित करना था। ठीक है, इसीलिए WIPO की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? Which of the following groups is arranged in chronological order, यानी उनके विकास के काल क्रमानुसार इनको जमाइए। यानी सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी, फिर उसके बाद किसकी की गई थी, फिर किसकी की गई थी, इस हिसाब से हमें इनको जमाना है और राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आंसर टिक करिए। यहाँ जो संगठन दिए हैं वो है एक ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है RRRLF और चौथा है IFLA। ठीक है, यानी ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, दूसरा है यहाँ यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। ठीक है, फिर उसके बाद में है RRRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, फिर चौथा जो दिया है वो IFLA यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब हम इन चारों का एक बार वर्ष देख लेते हैं, फिर हम इसमें राइट आंसर टिक करेंगे। ठीक है, IFLA की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए IFLA की स्थापना कब हुई थी? मेरे ख्याल से सबको पता है, वर्ष 1927 में। समझ गए ना? IFLA की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में। RRRLF की कब हुई थी?
1972 में। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना इनके ही नाम पे की गई थी, इनके 200वें जन्मदिन के अवसर पे 1972 में। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? मैंने पहले बताया था कि इफ्ला और यूनेस्को में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वर्ष 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। पता है सबको? मालूम है? फिर आईएलए की स्थापना अगर हम पूछें तो आईएलए की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1933 में हुई थी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्ष 1933 में। अब इनको काल क्रमानुसार जमाइए और इनका आंसर टिक करिए, इसमें से कौन सा होगा। यानी सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो इफ्ला की हुई थी 1927 में। तो यहाँ देखिए इसमें ही है सबसे पहले इफ्ला, है ना? तो यही इसका पहले ही करते हैं, इसका राइट आंसर। अब इसके बाद देख लो कि 1927 में हुई थी इफ्ला की, फिर 1933 में हुई थी आईएलए की, फिर 1946 में यूनेस्को और लास्ट में 1972 में आरआरएल। ठीक है, तो इनकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग हमने इनको जमाया तो हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष तो आपको याद रखनी ही है और इनका पूरा नाम भी याद रखना है, क्योंकि पूरे नाम में भी एक शब्द में ही घुमा देंगे। यानी जैसे यहाँ पूछेंगे कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28, लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लेखन प्रणाली, हु इन्वेंटेड द राइटिंग सिस्टम, यानी लेखन प्रणाली का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? इनमें से आपको बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या देंगे? आप लोग इनमें कंफ्यूज होंगे या नहीं? चारों ऑप्शन में ग्रीक, फ्रेंच, प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा या प्राचीन भारतीयों ने लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, ये यहाँ पूछा है। देखिए, इतिहासकारों का इस लेखन प्रणाली के आविष्कार के संबंध में अलग अलग मत है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्वतंत्र लेखन प्रणाली मिस्र में 3100 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। ठीक है, लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि चीन में 1200 ईसा पूर्व के आसपास इस लेखन प्रणाली का विकास हुआ था। ठीक है, लेकिन हम कहें तो सभी इतिहासकार इस मत पर पूर्णतः सहमत नहीं हुए और कुछ ने माना कि दोनों प्रणालियां दूसरी लिपियों की जानकारी के बिना बनी और या फिर इन दोनों लिपियों के बनने में सांस्कृतिक प्रसार द्वारा सुमेर की लिपि का कोई असर रहा था, है ना, सुमेर की लिपि का। तो हम यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था उसके पीछे यही रीजन था कि कुछ ने कहा था कि मिस्रवासियों के द्वारा की गई है और कुछ कह रहे थे कि फ्रेंच भाषा के द्वारा भी की, मतलब कहीं कहीं पे इसे फ्रेंच भाषा के द्वारा भी इसका आविष्कार हुआ हो। क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो एक तो मिस्र की प्रणाली के नाम से जाना गया था और एक चीन में 1200 ईसा पूर्व के आसपास इसे विकसित माना गया था कुछ इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति थी तो इस प्रश्न को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है,